आप बेस का दो तीन डिफरेंशिएशन या तो सॉल्युबिलिटी से भी रिलेट करके बता सकते हैं, बेसेस आर नंबर ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाँ वही बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से भी रिलेट करके बता सकते हैं या कैटेगोरिकली बता सकते हैं ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज द बेस, ठीक है। या इट इज दैट केमिकल कंपाउंड व्हिच फॉर्म या which combined with the hydronium ion of the acid to form salted water only। ये सारे मैंने आपको लिखवाए हैं, कोई भी आप इन तीनों में से लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बेस में और कुछ पढ़ना नहीं है मेरे ख्याल से, तो नहीं पढ़ना। देख लो कई बार सिलेबस में निकाल लो, जो आप लोग को मैंने ये टिक करवाया है ना सिलेबस, उसमें पर देख लीजिए, तो उसमें देख लीजिए, अगर कुछ है और पढ़ने के लिए तो बताइए हमको। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये तो हो गया था, हाँ ये तो बता देते हैं। नहीं सॉल्ट का थोड़ा सा डेफिनेशन है, बेस में देखना ना, बेस में और कुछ ना पढ़ना है, अपना एक बार चेक कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट खाली सिंपल डेफिनेशन टर्म्स ऑफ दिस शॉर्ट बता दें आपको। अच्छा गौरव, अगर किसी एसिड के एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज फाउंड लिटिल हायर, then that acid will be strong or weak. So in an aqueous solution of any acid, if the hydronium ion concentration is very high, then that acid is strong or weak. Strong. Are you sure? अगर हम किसी का नाम लेके बोल रहे हैं मतलब बाकी क्वेश्चन आप लोगों के लिए नहीं है, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। पीएच स्केल बता दिए थे ना, नहीं पता है, बताए थे। अब लिखिए सॉल्ट, सॉल्ट पीएच नहीं बता है, क्या जी बोलो लिखवाने का, अच्छा ठीक है ठीक है, उसमें वैसे लिखने जैसी कुछ बात ही नहीं है, उसको 2 लाइन की चीज है बस, और ज्यादा कुछ नहीं। बड़ा अच्छा लगा, ओ चलो इधर देखो बेटा, लिखिए सॉल्ट, इट इज अ कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड, इधर से लिखो ना, इस फ्रेश पेज से शुरू करो ना, हाँ सॉल्ट, इट इज अ कंपाउंड which is formed by the partial or complete replacement of ionizable hydrogen, partial or complete replacement of ionizable hydrogen of an acid by a metallic ion bracketed cation or ammonium ion नीचे एक नोट लिखिए, salt formed by the partial replacement of ionizable hydrogen, formed by the partial replacement of ionizable hydrogen of an acid is acid salt, is acid salt, salt underline कीजिए acid salt को, alright, and now skip one line and write down next sentence. Salt formed by the complete replacement of ionizable hydrogen of an acid
Just the above written sentences you see. Instead of partial replacement, I said the complete replacement. In the previous literature, you check what I said. Yes. Instead of partial replacement, you put up there complete replacement. Oh, why are you cutting this one? अभी वो दूसरा है. Salt formed by the partial replacement. No, sorry, complete replacement. अभी जो लिख रहे हो, कंफ्यूज ना हो कोई. सेकेंड वाला जो लिटरेचर लिखा रहे हैं उसमें लिखिए सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड बाय मेटालिक आयन और अमोनियम आयन is called normal salt. Is called normal salt. Is called normal salt. Normal salt को underline कीजिए. Now skip one more sentence, one more line and write down. Salt formed by the partial replacement of hydroxyl ion. Salt formed by the partial replacement of hydroxyl ion of a di or triacidic base. Of a di or triacidic base is called basic salt. Is called basic salt. Is called basic salt. Basic salt को underline कीजिए. Should I repeat this one? Last literature. Okay. Now everybody keep watching the board. ये जो आपने 4 अलग अलग लिटरेचर में लिखे हैं, इस लिटरेचर का कोई मतलब नहीं बनता जब अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा तो खत्म करो. हो गया सब किसी का? आप सीधे बैठो और बोर्ड देखो. यहाँ देखना, तुमसे सवाल पूछेंगे ईशान सबसे पहले, ठीक है? सॉल्ट, आपने एसिड पढ़ा था और बेस पढ़ा था, ठीक है ना? आपने एसिड पढ़ा और आपने बेस पढ़ा. एसिड में क्या बनाता है? ये H3O+, ठीक है, और बेस में से ये आयन निकलता है OH-, ठीक है ना? हाँ, और इसके अलावा इसमें एक और आयन क्या निकलता है? कोई भी एक रेडिकल, नेगेटिव रेडिकल, कोई भी नेगेटिव रेडिकल निकल सकता है. पॉजिटिव रेडिकल हमेशा हाइड्रोनियम ही निकलेगा, उसके अलावा कोई भी नेगेटिव रेडिकल इसमें निकलेगा. बेस में हमेशा ये एक नेगेटिव रेडिकल हमेशा ये निकलेगा और पॉजिटिव आयन में कोई भी केटायन निकल सकता है, ठीक है? कोई भी केटायन निकल सकता है. आपको सॉल्ट किसको कहते हैं वो समझना है. इसका जो ये केटायन है, बेस का जो ये केटायन है, ये हाइड्रोनियम आयन के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है? ठीक है ना? बेस का जो ये केटायन है ये हाइड्रोनियम आयन को रिप्लेस करेगा. आपको क्या कहा गया? पार्शियल रिप्लेसमेंट और टोटल रिप्लेसमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? टोटल रिप्लेसमेंट मतलब इसके पास जितने भी आयनाइजेबल हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर दिया. ये मतलब हुआ टोटल रिप्लेसमेंट का, ठीक है? और पार्शियल रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि उसके पास जितने हाइड्रोनियम आयन उसके पास हैं उसमें से मिनिमम एक उसके पास बचा रह गया. समझ गए? उसी को बोलते हैं पार्शियल रिप्लेसमेंट और टोटल रिप्लेसमेंट. जैसे कि यहाँ पे 2 बच्चे, एक को हटा दिया तो ये क्या बन गया? ये क्या कहलाएगा? पार्शियल. दोनों को हटा दिए तो टोटल. बात समझ आई? सॉल्ट कैसे बनता है? इट इज द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द, पढ़ के सुनाओ. Partial or complete replacement of ionizable hydrogen of an acid by a metallic ion or ammonium ion. वेरी गुड. यहाँ पे ये दोनों कंबाइन था. इस केटायन ने इसको यहाँ से भगा दिया और इसकी जगह ले ली, ठीक है? इस केटायन ने इसको यहाँ से भगा दिया और इसकी जगह ले ली. ये किससे बॉन्डेड था? इससे बॉन्डेड था. यानी कि ये केटायन अब किससे, इसको हटा दिया तो ये केटायन अब किससे बॉन्डेड हो जाएगा? इससे बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. ये रहा एक एसिड, ये रहा एक बेस,
ठीक है, ये जो टूटेगा तो क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, और ये जो टूटेगा तो क्या बनाएगा, ये और ये। ठीक है, अब सॉल्ट कैसे बनेगा, इसका जो हाइड्रोनियम आयन है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस कैटायन, अंडरस्टूड, दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस कैटायन। तो ये कैटायन रिप्लेस हो गया यहाँ पे, इसको इसने आया, इसको यहाँ से हटा दिया और खुद आकर के यहाँ पे जम गया। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बनाएंगे, सॉल्ट। क्या बना दिए, सॉल्ट, और प्लस वाटर। ये जो बाहर निकला ये यहाँ से भाग गया, इसको हटाया गया, यहाँ से डिस्प्लेस किया गया। ये जो यहाँ से बाहर निकला उसने इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसके साथ इसने कंबाइन कर लिया, H3O प्लस OH माइनस इसके साथ। इसका इंक ड्रॉप हो रहा है ना, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, बन गया क्या, H2O। ठीक है, आपने पहले भी कहीं एक डेफिनेशन में लिखा है, बेस के डेफिनेशन में कुछ लिखा था, इट इज अ कंपाउंड विच कंबाइंस विद द हाइड्रोनियम आयन टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। क्योंकि ओनली क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि इन दोनों के अलावा दूसरा कुछ नहीं बनता, सॉल्ट एंड वाटर ओनली। इस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। बात समझ आई। अब यहाँ हमको बताओ, इसके पास, इसने कितने हाइड्रोनियम आयन, इसके पास कितने आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, सिर्फ वन। अगर एक है, एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तो क्या इसका पार्शियल रिप्लेसमेंट हो सकता है, हमेशा क्या होगा, कंप्लीट रिप्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ आयनाइजेबल हाइड्रोजन बाय अ मेटालिक आयन, बाय अ मेटालिक आयन। तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट से जो सॉल्ट बनता है उसको कौन सा सॉल्ट बोलते हैं, नॉर्मल सॉल्ट। अभी मैंने आपको लिखवाया है नॉर्मल सॉल्ट। अब यहाँ पे एक और बात सुनिए, अगर किसी एसिड के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन, ऑब्वियसली एसिड है तो आयनाइजेबल हाइड्रोजन ही होगा। अगर किसी एसिड के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है आयनाइजेबल, तो क्या उसमें एसिड सॉल्ट बनने के कोई चांसेस हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो जब भी बनाएगा नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल रिप्लेसमेंट तो हो नहीं सकता, एक ही उसके पास है, एक ही हाइड्रोजन है ही, तो जब भी होगा उसका रिप्लेसमेंट क्या होगा, कंप्लीट ही होगा, पार्शियल तो हो नहीं सकता। तो अगर वो हमेशा कंप्लीट रिप्लेसमेंट करेगा तो मतलब हमेशा वो किस तरह का सॉल्ट बनाएगा, नॉर्मल सॉल्ट। सो द प्रिंसिपल सेज और द रूल सेज व्हाट, ये किस तरह का एसिड हुआ, मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड ऑलवेज फॉर्म्स नॉर्मल सॉल्ट, अंडरस्टूड। मोनोबेसिक एसिड ऑलवेज फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट। बात समझ आई, क्योंकि उसके पास एक ही है। और कोई दूसरा मोनोबेसिक एसिड बताओ, एक ही हाइड्रोजन वाला बताओ, HBr, HF, HNO3, है ना, ये तीन मिनरल एसिड तो आपको जरूर जानने चाहिए, जिसमें सिंगल आयनाइजेबल हाइड्रोजन हो। और कौन सा, एसिटिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड। सब तुम लोग कुछ भी रिवाइज नहीं करता, जरा सा भी, सब गायब हो जाता। और ये 5 दिन का जो लंबा गैप होता है ना, सब इसमें खत्म हो जाता है। क्यों बोलते हैं मोनोबेसिक एसिड, बताओ, एसिटिक एसिड को, चाहत बताओ। उसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं, स्टिल इट इज कॉल्ड मोनोबेसिक एसिड। व्हाई, उसमें एक ही आयनाइजेबल हाइड्रोजन होता है, इसीलिए वो, हाँ इसीलिए वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बस आपसे पूछा, स्पेसिफिक रहा कीजिए आंसर में बस। तो ये कभी नहीं पूछेगा आपसे कि कौन सा हाइड्रोजन किससे साथ जो बॉन्डेड है, कार्बन वाला या ऑक्सीजन वाला, कौन सा आयनाइजेबल, ये कभी नहीं पूछेगा आपको। ठीक है, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर देकर के बताया था कि कौन सा उसमें आयनाइजेबल होता है। तो क्या एसिटिक एसिड कभी भी बेसिक एसिड सॉल्ट बना सकता है? व्हाई? बिकॉज इट इज बिकॉज इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। ऑलराइट, बिकॉज इट इज अ मोनोबेसिक एसिड। तो इतना जो समझाया मैंने, ये आपका नटशेल यही है कि आपको ये समझना है कि क्या मैकेनिज्म होता है, किस तरह से ये जो कैटायन है ये इसके साथ, इसको हटा करके यहाँ बैठ जाता है और इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ कंबाइन करके सॉल्ट बनाता है, और ये जो हाइड्रोनियम आयन यहाँ से निकला वो इस हाइड्रोक्सिल आयन के साथ कंबाइन करके बना देता है वाटर। ठीक, अगर ये हमारा मोनोबेसिक एसिड है तो वो हर हाल में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट ही बनाएगा। ठीक है, इसका मतलब एसिड सॉल्ट कौन बनाता है, जो डाई हो या ट्राई बेसिक एसिड हो, मोर देन 1 हाइड्रोजन जिसके पास होगा वही बनाएगा। हाँ, H2SO4, H2CO3, ये सब। ठीक है, चलिए उसका भी एग्जांपल देख लेंगे हम लोग अभी, एसिड सॉल्ट का भी।
बॉटल है, इसमें पानी है, देखो तो, डैम्प करो इसको थोड़ा सा। वो पीने वाला पानी है किसी का क्या? नहीं मम्मी यहाँ ही होता है। पक्का ना? अच्छा यहाँ देखिए, क्या ये डाइबेसिक एसिड है? एब्सोल्युटली, बिकॉज इट हैज टू डाइबेसिक एसिड। अच्छा, मैंने आपको जब एसिड पढ़ाया था उसमें मैंने इसका आयोनाइजेशन भी बताया था कि इसमें जो हाइड्रोनियम आयन निकलेगा वो स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। इसके दोनों हाइड्रोनियम आयन एक ही बार नहीं निकलते, 2 स्टेप में निकलेंगे। तो एक स्टेप में एक हाइड्रोनियम आयन निकला तो इसके पास एक रह जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से फिर रिएक्ट करके बनाएगा? पहले स्टेप में इसके पास क्या बनेगा? NaHSO4 प्लस H2O। ये कैसा सॉल्ट है? एसिड सॉल्ट। व्हाई इट इज एन एसिड सॉल्ट? नाउ द क्वेश्चन कम्स, आपको एक सवाल पूछा गया, ये हाँ बोलिए बोलिए, सेंटेंस को कंप्लीट करो तो फिर हम इसका गलती पकड़ते हैं तुम्हारा। सेंटेंस कंप्लीट करो, बोलो बोलो ना। नहीं, आप ये इक्वेशन देख करके मत बताइए, हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो आपको मैंने ये सॉल्ट दिया NaHSO4, ऑलराइट, जस्टिफाई इट इज एन एसिड सॉल्ट। हाँ, उसको कैसे बोलेंगे? दिस इज एन एसिड सॉल्ट बिकॉज दिस सॉल्ट कंटेन्स 1, यस सर, बिकॉज दिस सॉल्ट कंटेन्स, नो, दिस सॉल्ट कंटेन्स 1 आयनाइजेबल और रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। दोनों में से कोई भी टर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलराइट। हाँ, और आयनाइजेबल और एसिड, हम क्या बोल रहे हैं इसको? हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिड सॉल्ट बोल रहे हैं। मतलब ये सॉल्ट भी है लेकिन कैसा सॉल्ट? जो थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर लिए हुए। तो एसिडिक बिहेवियर जहां है इसका मतलब क्या है? उसके पास आयनाइजेबल हाइड्रोजन है, तभी उसमें थोड़ा सा एसिडिक बिहेवियर है। बात समझे? समझ गए कैसे लिखना है? आपको ये मैंने सवाल पूछा है, NaHSO4 इज एन एसिड सॉल्ट, व्हाई? It has 1 replaceable hydrogen और ionizable hydrogen, understood? अब ये अगले स्टेप में जब ये कंबाइन करेगा तो ये इसमें निकल जाएगा अगले स्टेप में, और ये क्या बना देगा तब? Na2SO4 इन द सेकेंड स्टेप, ऑलराइट, इन सेकेंड स्टेप। तो ये Na2SO4 अब कैसा सॉल्ट कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। ये कैसा सॉल्ट कहलाएगा? नॉर्मल सॉल्ट, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन यहां से निकल गया। अब इससे जो कंबाइन किया तो दोनों हाइड्रोजन इसके साथ यहाँ पे निकल गया। जब आप इसको ये करेंगे तो यहाँ पे क्या बेटा? मैम बिस्किट है तो उसमें मैदा तो नहीं ना होगा? तुमको दिख रहा है मेटालिक आयन? पहले बताओ हाँ या ना। सोडियम दिख रहा है कहीं? सोडियम मेटल है? बोलो ना बेटा, सोडियम मेटल है तो कौन सा आयन बनाया? मेटालिक आयन। इसलिए मैंने मेटालिक आयन के बगल में क्या लिखवा था? कैटायन। मेटल से बनाते हैं ना कैटायन। यहाँ पे हम आपको इसको ये जो है आयोनाइजेशन दिखाया था ना, हम आपको यहाँ पे, यहाँ देखो इस वाले रिएक्शन में इसका आयोनाइजेशन दिखाया था। इसमें हम इसका आयोनाइजेशन तुमको नहीं दिखाया। इसमें सोडियम बना रहा है ना मेटालिक आयन, सोडियम आयन बना रहा है ना यहाँ पे, यही सोडियम आयन है, इसको हटा देगा यहाँ से H3O+ को, उसको हटाया वहां से। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मेटालिक आयन के थ्रू रिप्लेस हो जाता है, ऑलराइट, इसलिए तो उसको रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोल रहे हैं। मेटालिक आयन ने इसको, इस मेटालिक आयन ने इसको रिप्लेस कर दिया, इस मेटालिक आयन ने इसको रिप्लेस कर दिया। ये रिप्लेसेबल है तब ना, अगर ये रिप्लेसेबल नहीं होता तो ये एसिड ही नहीं होता। एसिड कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। बात समझ रही हो श्रेया? बात समझी? तो सेकेंड स्टेप में ये बन जाएगा सोडियम सल्फेट, और इसको फिर बोलेंगे नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। देवांश, व्हाई सोडियम सल्फेट इज कॉल्ड अ नॉर्मल सॉल्ट? वो बादाम ज्यादा खाता है क्या? इतना देर से जो बक रहे हैं तो सभी सुन रहे हो ना। तुमसे सवाल पूछे पट से वो हाथ कैसे उठा दिया? व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट? बोलो। replacement of iron. ये लिटरेचर नहीं चलेगा। It has no replaceable hydrogen. Absolutely. It is normal salt because it has no
replaceable hydrogen. It is acid salt because it has one replaceable. hydrogen ion. ऑलराइट, आपको जितना, जैसे इसमें आपको सिर्फ 1 दिखाई पड़ रहा है, एक ही है, तो एक ही, अगर आपको कहीं 2 दिखाई पड़े तो आप 2 लिख दीजिए, और अगर 1 2 कुछ भी गिनती ना समझ में आए तो सीधे लिख दीजिए इट हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, बस, कि पता नहीं इसमें 1 है कि 2 है, गलती से लिखा, सीधा लिख दीजिए इट इज रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। सब अगर आपको ये सवाल पूछा गया, अच्छा हम सबसे पहले यही सवाल पूछते हैं कि वेदर इट इज अ सॉल्ट, यस और नो। कैसे बोलेंगे ये सॉल्ट? कल पूछेंगे हम ये सवाल, कल हम पूछेंगे ये सवाल, कैसे बोलेंगे कि ये सॉल्ट है। हाँ, फॉर्म्ड, एग्जैक्टली, अभी तो सॉल्ट में लिखा था ना, क्या लिखा डेफिनेशन में? इट इज फॉर्म्ड, यस, it is formed by the partial replacement of hydrogen ion by a metallic ion, that's why it is a salt। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर पूछा गया why it is an acidic salt, it is an acidic salt, it contains replaceable hydrogen, 1 2 गिनती ना समझ में आ रहा है, खाली ये लिख दो it is 1, it contains replaceable hydrogen। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट समझ में आया, एसिड सॉल्ट समझ में आया, अब आइए बेसिक सॉल्ट। यहाँ पे इसको पहले लिखे, ठीक है, और इसके बाद हम इसमें कोई भी एसिड लिए, समझे, HCl की जगह पे, मतलब कोई भी आप इसमें एसिड ले लीजिए। अब हमको ये बताइए, इसके पास सिर्फ एक ही है ना OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसके पास एक ही है, तो क्या इसमें पार्शियल रिप्लेसमेंट होने के चांसेस हैं? पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज, कैन यू ऑब्जर्व इन दिस वन? नहीं, तो किस में दिखेगा आपको? जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, जैसे कि इन सब में आपको पार्शियल दिखाई पड़ेगा। ठीक है, पार्शियल रिप्लेसमेंट। तो सॉल्ट विच कंटेन्स एटलीस्ट 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कॉल्ड बेसिक सॉल्ट। ठीक है, और उसको लिखते कैसे हैं? इसको कौन सा बेसिक सॉल्ट बोलेंगे? लेड क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड। अब यहाँ पे इसको बेसिक मैंने क्यों कहा? क्वेश्चन में आपसे पूछेगा व्हाई इट इज बेसिक लेड क्लोराइड, देन इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑलराइट, हाइड्रोक्सिल आयन बोलिए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलिए, कुछ भी, बिकॉज इट कंटेन्स रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ऑलराइट, इसको क्या बोलेंगे? बेसिक कॉपर क्लोराइड, कॉपर OHCl, बेसिक कॉपर क्लोराइड। व्हाई इट इज कॉल्ड, गौरव, व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिक कॉपर क्लोराइड? रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इट हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अब हम यहां लिख रहे हैं, ये मैंने लिखा PbOHCl, बेसिक लेड क्लोराइड। अब हम लिखेंगे सिर्फ PbCl2, इसको भी भूल जाइए। तो ये कैसा सॉल्ट है बताइए? नॉर्मल या नॉर्मल? एब्सोल्युटली, क्योंकि इसमें ना तो इसमें, हाँ, ना तो इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, ना ही इसमें आपको रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल दिख रहा है, तो ये कैसा सॉल्ट है? नॉर्मल। ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम्पल देकर के पूछा जाए ये किस तरह का सॉल्ट है, कैटेगरी ऑफ द सॉल्ट, इफ इट इज आस्क्ड व्हाट कैटेगरी ऑफ सॉल्ट इट इज, नॉर्मल, बेसिक और एसिड, यू कैन अंडरस्टैंड ना? You can understand now? The acid salt will contain at least 1 ionizable hydrogen and the basic salt will contain 1 hydroxyl replaceable hydroxyl group. Alright, hydroxyl ion बोलिए, hydroxyl group बोलिए, कुछ भी। Normal salt will not contain any of these two. Alright, बात समझ आई यहाँ तक? बोलो, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अब आपको हम यहाँ पे, जहाँ पे आपने जो एक लाइन छोड़ा है ना, वहां पे आप जो पहला वाला नोट में पहला वाला लिखा है एसिड सॉल्ट के बारे में, एसिड सॉल्ट के वहां पे 2 एग्जांपल लिखे। हाँ, क्या छूटा? बोलो, कुछ पूछना है तो बोलो, बोलो बोलो। हाँ, और लाइन नहीं छोड़ी हो तो एग्जांपल कैसे लिखोगे वहां पे? रुको रुको, हाँ तो ठीक है, वहां पे छोटा सा करके सिर्फ फॉर्मूला लिखिए, हम आपको पूरा वर्ड नहीं लिखना है उसका। पहला वाला क्या है? एसिड सॉल्ट। फॉर्मूला लिखिए, एग्जाम्पल NaHSO4 कॉमा NaHCO3 Na, क्या लिखे हो तुम? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोल रहे हैं।
सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइसल्फेट, ये दो मोस्ट कॉमन एसिड सॉल्ट आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। ये दो हो गया, गलत मत लिखना फॉर्मूला, ठीक है ना। NaHSO4 NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है। आपको दो ही एसिड सॉल्ट सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, बाइसल्फेट सॉल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स। तो मैंने दोनों का एक एग्जांपल लिखा दिया। आप कैल्शियम बाइसल्फेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम बाइसल्फेट बाइकार्बोनेट भी लिख सकते हैं, बात समझे। कोई भी बाइसल्फेट या बाइकार्बोनेट लिख दीजिए, दैट विल बी एन एसिड सॉल्ट। मैंने दो एग्जांपल आपको यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नॉर्मल सॉल्ट लिखो। हाँ, NaCl, CuSO4, USO4, Na2SO3 etc. Na2SO3 सोडियम सल्फाइड etc. उसके बाद नीचे लिखिए बेसिक सॉल्ट के एग्जांपल लिखिए। यहाँ देखिए ऐसे करके लिखना है आपको, लिखिए तो इसको PbOHCl ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है, डैश लगा और इसका नाम लिखो, बेसिक लेड क्लोराइड, बेसिक लेड क्लोराइड। इसका भी लिख दीजिए कॉपर OHCl, बेसिक कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड। हो गया। चलिए आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। और आपको जो डबल सॉल्ट है और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है और मिक्स सॉल्ट है ये आपको नहीं पढ़ना है, इसीलिए बराबर। हाँ, सिलेबस इज ओवर, आप उसको छोड़ दीजिए, वो हम मेंशन करेंगे, उसको छोड़ दीजिए आप। चलिए अब आपको जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं सो लिखिए। अच्छा, एक टेबल छोटा सा था यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी ऑफ पेज नंबर 51, check it out please. And this green table, the green box, look at this green box. हाँ, solubility of salt. Page number 51. That green box, whose book? That green box you find out. विम्यांशु मिला तुमको? Solubility of salt वाला मिला? विम्यांशु तुम ही को पूछ रहे हैं। अरे तो 51 नहीं तो आगे पीछे कहीं होगा, देखो तो सही। हो ही नहीं सकता। बाप नहीं है। अच्छा, मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन कहीं दिख रहा है उसकी बुक में, देखो तो ज्ञानदेव। अच्छा रुको, मेथड ऑफ सॉल्ट प्रिपरेशन दिख रहा है ना, उसी के आसपास देखो तो है। अच्छा, उसके एक दो पेज इधर उधर पलटो। नहीं है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट वाला जो बहुत दूर में था, मिल गया ना। चलिए अब देखिए, अब उस ये काम तुमको उस दिन करना था, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं ना है। बुक नहीं लाए थे तो 5 दिन का इंटरवल भी था ना बीच में। चलिए, ये जो टेबल है, इस टेबल में आपको दिया गया है कि केमिस्ट्री में आपको जितने भी आप +2 तक जितने भी टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ेंगे उनमें से कौन कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं और कौन कौन से इनसॉल्युबल होते हैं। समझ गए? ऑल द सॉल्ट्स आर नॉट सॉल्युबल, ऑलराइट, सम आर इनसॉल्युबल, सम आर सॉल्युबल। तो वो कैटेगोरिकली यहाँ पे दिया हुआ है। कैटेगोरिकली मतलब यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, नाइट्रेट सॉल्ट्स, कार्बोनेट सॉल्ट्स, इस कैटेगरी के साथ लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखिए तो, ऑल द सॉल्ट्स ऑफ All the compounds of ammonium, sodium, ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम लिखने का मतलब हुआ ग्रुप 1 के सारे मेटल्स।
ठीक है। अब आपको ग्रुप 1 के सारे मेटल्स में से सारे तो पढ़ने नहीं है आपको 10th क्लास तक में, तो आपको वो सिंबॉलिकली दो जो उसके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं जो मोस्ट कॉमनली आपके स्टडीज में आपको आते हैं, उनके नाम दे दिए गए हैं। तो इस पॉइंट के लिखने का मतलब हुआ कि ऑल द कंपाउंड्स ऑफ अमोनियम, यानी कि अमोनियम के सारे सॉल्ट्स, अमोनियम के सारे सॉल्ट्स, अमोनियम क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, सब कुछ, कार्बोनेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट, एवरीथिंग, सबके सब सॉल्युबल होंगे। सोडियम के सारे सॉल्ट सॉल्युबल होंगे, पोटेशियम के सारे सॉल्ट भी सॉल्युबल होंगे। समझ गए? यानी कि ग्रुप 1 के जितने होंगे ना सब सॉल्युबल होंगे। अब ग्रुप 1 में आपको रुबिडियम तो पढ़ना नहीं, सीजियम तो पढ़ना नहीं, ठीक है, आपको इन दोनों को सिंबॉलिकली लिखा हुआ है। बात समझ आई? अब हम आपसे सवाल पूछें कि सोडियम नाइट्रेट है सॉल्युबल, जी बताओ जरा। सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल हुआ? फर्स्ट पॉइंट देखिए, हुआ। अमोनियम नाइट्रेट हुआ? तो इसमें आपको ये जो छोटा सा बॉक्स है ना, ये आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन लिए हुए है। और सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट आपको इसलिए समझना है क्योंकि अगले जितना आप पढ़ेंगे ना उसमें रिक्वायरमेंट है इसकी। इसलिए ये टेबल सबको एकदम अच्छे से रट्टा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या पढ़िए? ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। लेड नाइट्रेट सॉल्युबल होगा? बिल्कुल होगा। ऑल द नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। अभी थोड़ी ही दूर आप आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि लेड का सिर्फ नाइट्रेट ही सॉल्युबल होता है, बाकी और कुछ नहीं। मीन्स ओनली नाइट्रेट सॉल्ट ऑफ लेड इज सॉल्युबल, लेड क्लोराइड इनसॉल्युबल, सल्फेट इनसॉल्युबल, कार्बोनेट इनसॉल्युबल, any other salt of lead is insoluble except lead nitrate. Understood? Next point. All chlorides, All chlorides, bromides and iodides are soluble in water. इन सबको एक वर्ड में बोले तो all the halides. All the halides. हेलोजन से बना हेलाइड। हेलोजन के जो सॉल्ट होते हैं उनको हेलाइड्स बोलते हैं, ठीक है। सो ऑल द हेलाइड्स आर, उसके बाद क्या लिखा हुआ देखिए जरा, Exception. पढ़ो एक्सेप्शन ना, हमको मुंह देख रहा है। H2Cl2, AgCl, KdCl2, PbCl no solution in hot water, not in cold water. लेड क्लोराइड, ठीक। Ag2Cl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। AgCl भी व्हाइट बनाता है, कर्डी व्हाइट, ठीक है। PbCl2 अगेन चॉकी व्हाइट, चॉक लाइक व्हाइट। Lead chloride precipitate is chalky white, but it is soluble in hot water. All right. Next is all sulfates are except CaSO4, PbSO4, BaSO4. calcium sulfate, lead sulfate and तीनों के तीनों white ही होते हैं, ठीक है, तीनों ही white salt होते हैं। बेरियम सल्फेट भी, लेड सल्फेट भी और कैल्शियम सल्फेट भी, तीनों ही व्हाइट सॉल्ट होते हैं। बस मेरा, तुम लोग मुस्कुरा सकते हो, हम नहीं मुस्कुरा सकते, हम नॉर्मल पर्सन नहीं दिखते हैं क्या? नेक्स्ट, All carbonates are soluble except CaSO4, PbSO4 and B. पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सारे बोल्ड लेटर्स में दिए हुए हैं। All carbonates एक्सेप्ट, इसका जो एक्सेप्शन है वो फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा था ना, फर्स्ट पॉइंट में आपने पढ़ा था ना, जिस चौक से हम लोग ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं वो चौक पानी में सॉल्युबल होता है, क्यों? कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज जो चौक से बोर्ड पे लिखते हैं दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट बाय केमिकल, उसका जो नेचर है दैट इज कैल्शियम, केमिकली वो कैल्शियम कार्बोनेट है। तुम चौक का चूरा करके पानी में डालो, हाँ अब हम डी में जाएं, तो हम ई में आज शाम सब कोई प्लीज 2 मिनट का मौन रखें ईशांत के लिए, रात में सोने से पहले, काइंडली मेरा हम्बल रिक्वेस्ट। हम 4 मिनट का रख लेंगे, सोने से पहले 2 मिनट का ईशांत के लिए मौन रखें। भगवान उसको जल्द से जल्द सद्बुद्धि प्रदान करें, उसकी खोई हुई मेमोरी वापस जल्द दिया है। स्कूल बंद हुआ, इसमें जिंदगी
चल मैंने जो छोड़ी चलिए ठीक है, नीचे कुछ नोट लिखा हुआ है उसको पढ़िए जरा। All metallic oxides and hydroxides are insoluble except for sodium, potassium, ammonium, calcium hydroxide is soluble. स्पैरिंगली सॉल्युबल का मतलब पार्शियली सॉल्युबल, थोड़ा सा सॉल्युबल होता है। घर में बेकिंग पाउडर है, वो सोडियम बाइकार्बोनेट ही है, ठीक है। बेकिंग पाउडर को थोड़ा सा आधा चम्मच बेकिंग पाउडर लीजिए, उसको आधे ग्लास पानी में मिलाइए, उसको कांच का ग्लास हो तो ज्यादा बेहतर, यू कैन सी थ्रू प्रॉपर्ली, ऑलराइट। और आप उसको मिक्स करेंगे तो वो मिल्की सा बन जाएगा। मिल्की सा इसलिए बनता है क्योंकि सम ऑफ इट गेट्स डिसॉल्व्ड, ऑलराइट, एंड मोस्ट ऑफ इट रिमेन्स सस्पेंडेड इन वाटर, सो सिंस इट इज सस्पेंडेड इन वाटर सो इट अपीयर्स लाइक दैट, ऑलराइट। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल द मेटालिक oxides and hydroxides are soluble, are insoluble except of except of sodium and potassium, that means group 1 metal oxides and hydroxides, and those metal oxides and hydroxides are called alkali. Understood? Those metals and metal oxides and hydroxides are called alkali. Alright? इसलिए मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि आपको सोडियम और पोटेशियम जहां लिखा हुआ है ना, that is symbolically they are telling about the group 1 elements. Alright? Symbolically they are written just the two symbols of sodium and potassium. Actually it is the point regarding the group 1 metals. Understood? इसको हम कल फिर पूछेंगे, ठीक है। और आज तो आपको ये कैटेगरी के लिए आपको कार्बोनेट, नाइट्रेट, फलाना ढिमकाना ये सब ऐसे पढ़ा, कल हम इससे एग्जाम्पल दे करके पूछेंगे। हाँ कल पूछेंगे, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में आज लिख लीजिए। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, हाँ उसमें लिख लो बेटा। आज डेट कितनी है? 26। चलो हाँ, प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट आप लोगों को पढ़ना नहीं है आप? चलिए अब जो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, सुनो सुनो लिखो, लर्न सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, लर्न सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट। आप लोग भी होमवर्क जहाँ चाहे लिखते हैं, आप लोग लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, आप लिख लीजिए ना जहाँ लिखते हैं। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा, ठीक। चलिए नोटबुक में लिखो एक्सरसाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बना के दिखाइए हमको। क्वेश्चन नंबर 6, सिर्फ आंसर लिखिएगा और कुछ नहीं। एक्सरसाइज ए का 3B का, ये कौन सा एक्सरसाइज है बेटा? 3B 3B है। 3B का क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, ओनली आंसर्स, ऑलराइट। देखो डाउट हो तो पूछना, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं बनाओगे। आप लोग इसको रिवाइज करके आइएगा, इस चैप्टर को आप लोग समझे। कल हम थोड़ा और रिवीजन क्लास लेंगे, फिर आपको मे भी एक हम इवैल्यूएशन शीट बना के दें। बनाओ भूमि फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? देखो सबकी बुक में अलग अलग होगा, इसलिए हम पढ़ देते हैं। क्या है? क्लोराइड which is insoluble. A chloride which is insoluble in cold water but dissolves in hot water. अभी तुरंत पढ़े हम लोग ना, ठीक है। हाँ चलिए हो गया। 7 नंबर देखिए तो, और फिर उसको कीजिए सारा कुछ। हाँ बेटा, अगर इसमें पूछा है क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल तो इसमें भी तो PbCl2 लिख सकते हैं, क्योंकि लेकिन उसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है ना, क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर बट डिसॉल्व। लेकिन सारा का सारा क्लोराइड तो ये बिहेवियर नहीं दिखाता ना जो क्वेश्चन में दिखा रहा है। नहीं, हम इसमें भी और इसमें भी आ क्लोराइड विच इज सॉल्युबल, हाँ, विच इज इनसॉल्युबल, हाँ बिल्कुल इसमें भी लिख सकते हैं। 2 सल्फेट्स विच आर इनसॉल्युबल, NaCl। अरे 6 नंबर और भी हमको लगा कि MCQ है ये। 6 नंबर पूरा करो,
हाँ हाँ पूरा करो 6 नंबर। अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल। एक मिनट सुनो सुनो सुनो, इसने एक सवाल पूछा भूमि ने कि जो सेकंड क्वेश्चन है अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल, क्या हम उसमें PbCl2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बिम्यांशु, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको क्या कंडीशन दिया हुआ है कि सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, वो तो नहीं दिया हुआ है, तो PbCl2 तो इनसॉल्युबल होता ही है। तो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है अ क्लोराइड विच इज इनसॉल्युबल, उसमें भी आप PbCl2 बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे लिखोगे ना बेटा, ए है कि यू है, समझ ही नहीं आएगा। समझ क्या बेटा? आपको नहीं, आउट ऑफ सिलेबस। मिक्स सॉल्ट, डबल सॉल्ट, कंसाइज चैप्टर में, सारे चैप्टर्स में आपको सिर्फ सिलेबस ही थोड़ी, अदर देन सिलेबस बहुत सारी चीजें हैं। हो गया था वो लास्ट का 3 आता ही। हाँ ठीक है, लास्ट का 3 आउट ऑफ सिलेबस है तो छोड़ दीजिए उसको। मिक्स सॉल्ट कॉम्प्लेक्स और हाँ हाँ ठीक है, छोड़ दीजिए। चलिए 7 नंबर देखिए, 7 और 8 नंबर देखिए। हर्ष बन रहा है, सचिन आंसर कहाँ पीछे से देख रहे हो, क्वेश्चन पूछो तो। हाँ 2 सल्फेट विच आर इनसॉल्युबल, 3 सल्फेट अभी बताए थे, लेड, चुप, लेड सल्फेट, बेरियम सल्फेट एंड कैल्शियम सल्फेट, तीनों में से कुछ भी लिख दीजिए। क्वेश्चन बनाइए बेटा, जितने चाहे क्वेश्चन आप लोग बनाइए, जब तक क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसी पूरा पैराग्राफ लिखे, तो पैराग्राफ लिखे। उसमें जो वर्ड्स है ना बस वही लिखो ना, हम उसके बाद फिर मैच करवा देंगे। टू सल्फेट्स विच आर सॉल्युबल की इनसॉल्युबल। अभी तुमको जो सॉल्ट सॉल्युबिलिटी वाला बॉक्स दिखा उसमें सल्फेट वाला पढ़ो जरा सा फिर से। लास्ट पॉइंट सल्फेट के ही बारे में है। पढ़ के सुनाओ। सल्फेट वाला पॉइंट पढ़ो ना। एक्सेप्शन में वो है, एक्सेप्शन में आपको 3 है ना, तो आप बताइए कि MgSO4 क्या है। इसलिए तो मैंने कहा कि एक बॉक्स आपको पढ़ना जरूरी है। ये 7 का लास्ट क्या होगा? This type of reaction is known as, पहले तो पॉजिटिव होगा। This type of reaction is known as, एक मिनट पढ़ने दो। Acid is a compound which when dissolved in water forms hydronium ion as only positive ion. Yes. A base is a compound which is soluble in water, contains, हाइड्रोक्सिल। जब बेस के बारे में पूछा है तो आप उसको हाइड्रोनियम आयन कैसे लिख सकते हैं? हाँ, a base is a compound which is soluble in water, contains hydroxyl ions. A base react with an acid to form salt and water only. This type of reaction is known as neutralization reaction. TRA लिखिएगा, TRI मत लिख दीजिएगा, ठीक है? Neutralization reaction. Look at the spelling. Neutral, ये देखिए, ये लिखा न्यूट्रल, इसी को कर दीजिए अब आइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ देखो इसको क्यों बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप समझिए इसको। देखिए ये हमने बेस लिया है ना, यहाँ देखो समझ में आ जाएगा क्यों इसको न्यूट्रलाइज करना बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। ये रहा बेस और ये रहा एसिड, और मिटाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं, इसको दो बेटा करो तो। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों जो रिएक्टेंट होते हैं ना, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है हो गया हो गया। अब गलती से प्यास नहीं लग गया तुमको? हाँ, मेरा बात इसको आया लेकिन वो पानी थी। तुम पानी का पानी पीला। ईट काइंडली ऐसे अनहाइजीनिक वर्ड्स ना बोले। चलिए यहाँ देखिए, इसमें कौन सा सॉल्ट बनेगा? यहाँ पे NaCl और बना वाटर। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये नॉर्मल सॉल्ट है ना, सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नेचर का होता है, समझ गए?
सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल नेचर का होता है, ये बेसिक नेचर, ये एसिडिक नेचर, और जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन करता है तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनाता है, यानी कि ये इसको न्यूट्रलाइज, इसके नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता और ये इसके नेचर को, दोनों ही एक दूसरे के नेचर को खत्म करके एक न्यूट्रल चीज बनाते हैं, एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाते हैं, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझे? चलिए आगे बढ़ाइए। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, देखिए बेटा। हाँ, ऑब्जर्वेशन है, लिखिए जरा। अच्छा छोड़ दो, वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जब HCl पढ़ाएंगे तब। 8 नंबर छोड़ दीजिए, 9 भी छोड़ दीजिए, वो प्रिपरेटरी मेथड है। Question number 17, go through please. Question number 17, 17 नंबर क्वेश्चन सृष्टि दास। 17 नहीं बोले आप, 17 होता है, खतरा थोड़ी होता है। हम बोले 17 में खतरा। ठीक है, तुम्हारे लिए भी आज मौन रख लेंगे 2 मिनट के। चलिए चलिए पूरा कीजिए जल्दी जल्दी। आप रखिएगा 6 मिनट, हम रखेंगे 4 मिनट। अब इसको 8 वो 8 घंटे का मौन रखेगा, समझ रहा है? हाँ तो वही बोल रहा है, वो 2 in 1 कम हो जाएगा। 17 जल्दी पहले देखो। क्या कहा? NaSO4, हाँ एसिडिक सॉल्ट NaH। आप कॉपी में लिखिए, फिर वही हो जाता है कि पेरेंट्स आपकी कॉपी देखेंगे, हम तो यही करवा रहे थे। मेरी बात, अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनिए। जब आपने कुछ चैप्टर्स बनवाए थे मैंने आपको पेरियोडिक टेबल का, तो उनके तो सारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन हुए सबको मैंने बुक में ही बनवाया था। हाँ ऑब्वियसली बुक में ही बनवाया। वो रीजन इसीलिए है क्योंकि बुक में जो आप 1 वर्ड क्वेश्चन हो या जो भी क्वेश्चन आपने दिया, जैसे क्वेश्चन देखा वहीं पे आपने आंसर लिखा इमीडिएटली, आप उसको छोड़ करके कॉपी में कभी पलटने नहीं जाएंगे कहाँ लिखा था मैंने इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद हमको लगा कि अगर किसी ने कहा कि अगर पेरेंट्स ने ये कॉपी देखी तो वो तो कहेंगे कि तो मैडम ने कुछ नोट्स नाम का चीज ही नहीं लिखाया है, कि क्या पढ़ा रही हैं। तो हम कहे कि ये हमको उनको समझाना ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। नहीं, पेरेंट्स को तो समझाना पड़ेगा ना। अब है कि पेरेंट्स को हम कैसे समझा पाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। ऐसा कौन सा इसीलिए हम आपको अभी ये इस तरह से कॉपी, ये तरीका ना बिल्कुल ही वाहियात है पढ़ने का, ये बिल्कुल ही वाहियात तरीका। आई माई सेल्फ डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ टीचिंग, नीदर टीचिंग नॉट स्टडिंग। आपने आंसर यहाँ लिखा, क्वेश्चन इसका 5 कोस दूर कहीं, जब आप ये पेज पलटेंगे कभी आपको पता चलेगा किसका आंसर लिखा, कहीं लिखा। और आप जब बुक पलटेंगे तो वहीं पे क्वेश्चन भी आपको इमीडिएटली वहीं पे आंसर भी दिख गया। whenever you revise you will immediately find both the things together, ठीक है। तो वो मेरा तरीका था। ऑब्जेक्ट हुआ कि ऐसे मत पढ़ाइए, पेरेंट्स को दिखाना पड़ता, नहीं लो पेरेंट्स से देखे, हमको इससे क्या हमको इससे क्या, जिसको देखना देखे। बोलो बेटा। ऐसा कौन सा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है जिसका कलर ब्लू से व्हाइट से बना है? क्वेश्चन नंबर C, उतना क्या बोलना है? शायद आधा तो वही समझती है क्या बोलती है। कहाँ है बेटा? ऑन ट्रीटिंग विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड दिस सॉल्ट चेंजेस, ऊपर चॉइस या है तो ऑप्शंस। हाँ ब्लू टू, तो पहले आप ऊपर चॉइस में देखिए कि कौन सा सॉल्ट ब्लू कलर का होता है, पहचान सकते हैं? कॉपर सल्फेट also called blue, yes, also called blue vitriol, this is the color of copper sulfate, exactly the same color। इसके ऊपर जब कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे it becomes white because it gets dehydrated, that's why नॉट 5H2 डिहाइड्रेशन। हाँ वो इस अभी भी है, 10th में भी है आप लोग को वो करने के लिए। हाँ 10th में भी है ये प्रैक्टिकल आपको करने के लिए, ठीक है।
और बताइए, दिस सॉल्ट गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, कौन सा सॉल्ट? क्यों पलट रहे हो पीछे? अच्छा अच्छा, फर्स्ट पेज। नाइट्रेट सॉल्ट ऑलवेज गिव्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कौन सा नाइट्रेट दिया हुआ है? कौन सा नाइट्रेट दिया हुआ है? लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। एक और चीज आप लोग रिवाइज कीजिएगा, तो लिखिए जरा, तो होमवर्क में लिखिए। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। हाँ बता रहे हैं क्या है, तुम लिखो तो सर। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सॉल्ट्स। और ये कहाँ मिलेगा आपको? 9th क्लास की बुक है, उसका केमिकल रिएक्शंस वाला चैप्टर है। ओ बस 2 मिनट, केमिकल रिएक्शंस वाले चैप्टर है, उसमें आप डिकम्पोजिशन वाला टॉपिक जाइएगा। आपको बॉक्स बना बना करके दिया हुआ है, द पैटर्न ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सब वो रिवाइज करके आना है, ठीक है? नहीं आओगे तो हम यहाँ फिर बताएंगे कल। क्या हुआ, बोलो बोलो। चलिए ठीक है। और